Hello everyone. So welcome to An Academy. Welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो ये जो एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करा रही हूँ बेसिकली ये 2020 के एमसीक्यूज हैं सेट एग्जाम के, और ये सेट एग्जाम है वेस्ट बंगाल का। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिया था कि डोकलाम प्लेट जो डिस्प्यूट है, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। डोकलाम प्लेट जो डिस्प्यूट है वो किसके बीच में है? इंडिया या चाइना के बीच में है, चाइना या भूटान के बीच में है, इंडिया या भूटान के बीच में है, या नेपाल एंड चाइना के बीच में है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये जो डोकलाम प्लेट डिस्प्यूट है ये चाइना और भूटान के बीच में है, ठीक है। काफी सारे बच्चे इसको इंडिया एंड चाइना मानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो डोकलाम प्लेट डिस्प्यूट है वो चाइना और भूटान के बीच में है। इंडिया बस भूटान को सपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया भूटान को सपोर्ट करता है कि जब भी डोकलाम प्लेट डिस्प्यूट होगा, इंडिया ऑलवेज सपोर्टेड टू भूटान। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेहरू रॉट वेदर इंडिया, ये किसके सपोर्ट में लिखी है उन्होंने? नेशनलिज्म के, कैपिटलिज्म के, सोशलिज्म के, डेमोक्रेसी के? तो ये स्पेलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, मैं ठीक कर देती हूँ, तो ये ध्यान रखना। वेदर इंडिया, तो ये सपोर्ट नेशनलिज्म के सपोर्ट में लिखी है, कैपिटलिज्म के, सोशलिज्म के या डेमोक्रेसी के? तो यहाँ पर हिंदी देख लीजिए। नेहरू ने भारत के समर्थन में लिखा था राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, तो ये लिखते हैं वो डेमोक्रेसी। जो वेदर इंडिया है तो वो लिखा था उन्होंने डेमोक्रेसी के सपोर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये सॉफ्ट पावर है ना, ये जो टर्म है सॉफ्ट पावर, ये किसने कॉइन की थी? हंस जे मार्गेनथाउ ने, जोसेफ नाई ने, कैनेथ बॉल्स ने या अलेक्जेंडर वैन ने? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हिंदी देख लो। सॉफ्ट पावर शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? हंस जे मार्गेनथाउ, जोसेफ नाई, कैनेथ वॉल्स या अलेक्जेंडर वेंट? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, तो राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली जोसेफ नाई, है ना। कौन हो जाएंगे? जोसेफ नाई हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा जो जोसेफ नाई है बेसिकली इन्होंने किस पर बात की थी? सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर इज इक्वल्स टू स्मार्ट पावर, ये बात करते हैं ना, सॉफ्ट पावर इज इक्वल्स टू हार्ड पावर इज इक्वल्स टू सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर इज इक्वल्स टू स्मार्ट पावर। अच्छा, क्वेश्चन अगर यहाँ पर ये होता कि सॉफ्ट लॉ, तो सॉफ्ट लॉ पर किसने बात की? तो यह ध्यान रखना, सॉफ्ट लॉ जो टर्म है ना वो कॉइन किसने किया था? लॉर्ड मैकनेयर ने किया था। एनटीए यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था कि सॉफ्ट लॉ का कौन सा एग्जाम्पल है? तो डेवलपमेंट, मैंने समझाया था ना आप लोगों को। सॉफ्ट लॉ यानी जो कि ढंग से इम्प्लीमेंटेड नहीं होता, मतलब बन तो जाते हैं लेकिन ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। और सॉफ्ट स्टेट की बात किसने की थी? गुन्नर मृदल ने की थी, है ना। कौन सी बुक में? एशियन ड्रामा में। ओके, तो ये ध्यान रखना। जोसेफ नाई से सॉफ्ट पावर को क्या बताते हैं? सॉफ्ट पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट, ठीक है। सॉफ्ट पावर का क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट हो जाता है सॉफ्ट पावर का मतलब। तो ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो फिलबस्टर है ना, फिलीबस्टर, ये जो टर्म आप लोगों को नजर आ रही है इसका क्या मतलब है? थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ, है ना, अब ठीक है इतना। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये एक्शन है ब्रीफ स्पीकिंग टू फैसिलिटेट द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, एक एक्शन है डिस्ट्रीब्यूंस बेंच ऑफ द वेल ऑफ द असेंबली, एक्शन है सच एज अ प्रोलॉन्ग स्पीकिंग फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग प्रोग्रेस इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली, या नन ऑफ द अबव? हिंदी देख लीजिए। फिलिबस्टर का क्या मतलब होता है? फिलिबस्टर का मतलब क्या? विधायी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए संक्षिप्त बोलने की क्रिया है, विधानसभा में एक अच्छी तरह से की गई गड़बड़ी है, विधानसभा में प्रगति को बाधित करने के लिए लंबे समय तक बोलने जैसी कार्यवाही है। तो यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी फिलिबस्टर का मतलब होता है एक एक्शन जो कि प्रोलॉन्ग करता है स्पीकिंग को, ऑब्स्ट्रक्ट करना प्रोग्रेस किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पुट करता है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट के गवर्नमेंट पर। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन गवर्नमेंट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 86th अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 91st अमेंडमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का? हिंदी देख लो पहले। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा सरकार में मंत्रियों की संख्या पर प्रतिबंध है? 86, 74, 44 या 91st। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा 91st। तो देखो जो 91st अमेंडमेंट था ना, तो ये 91st अमेंडमेंट हुआ था आप लोगों का, कब हुआ था? जल्दी सोचो, 2003 में, है ना। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? मंत्री परिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। केंद्रीय परिषद में प्रधानमंत्री समेत जो अदर मिनिस्टर्स थे उनकी अधिकतम संख्या को लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, ये कहा गया, है ना। और संसद के किसी भी सदन में यदि मान लो दल बदल के आधार पर सदस्यता निरर्हक करार दी जाती है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए निरर्थक साबित होगा, ये चीज बोली गई थी, है ना। इसके अंदर और क्या क्या चीजें थी तो ध्यान रखिएगा। इसमें और क्या था? इसमें राज्य के लिए भी 15% डिसाइड कर दिया गया, और जो राज्य मंत्री होंगे, है ना, तो समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये चीज भी हुई, ठीक है। और इसमें और क्या क्या हुआ? 10वीं अनुसूची आप सभी को पता ही है। यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ का मतलब था दोषियों को फूट के आधार पर कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है 86 अमेंडमेंट, आप सबको पता ही होगा, ये एजुकेशन पर था, 2002 में हुआ था, है ना। 86 अमेंडमेंट आप देखो तो प्रारंभिक शिक्षा को यहाँ पर क्या किया गया? अधिकतम बनाया गया। 21 के एक ही घोषणा की गई, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होगा? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया। और क्या हुआ था? क्या डीपीएसपी में भी कुछ हुआ था? तो यस, डीपीएसपी में भी हुआ था। निर्देशक तत्वों के मामलों में अनुच्छेद 45 को की विषय वस्तु को थोड़ा सा क्या किया गया? बदला गया, और बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी की जाने पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, ये कह दिया गया। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज से भी रिलेटेड है 86 अमेंडमेंट? तो यस, फंडामेंटल ड्यूटीज से भी रिलेटेड है। 86 अमेंडमेंट में क्या हुआ था? जो 51 का ए है ना आप लोगों का, 51 ए के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आप सबको बताइए 11वां मूल कर्तव्य किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है, कि हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को, चाहे वह उसके माता पिता हो या अभिभावक हो, उनको शिक्षा जरूर दिलवाए, ठीक है, और उनकी शिक्षा को सुविधा उपलब्ध करवाए, ठीक है। तो ये 86 था। 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था? म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड, है ना। 7 और 44th किससे रिलेटेड था? प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, वो 1992 का है 74th, और 44th है 1978 का। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया? फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बनाया गया था। मैंने सारे आप लोगों को समझा दिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी बुक जो है बेसिकली, ठीक है, उसको डेविड ईस्टर ने नहीं लिखा? बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, जल्दी से देखो। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ है क्या? पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया है? मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है? या द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट है? साफ साफ दिख रही है, द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट इज अ करेक्ट आंसर। किसकी बुक है भाई? सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ अगर आप देखो, ये तो हमारे डेविड ईस्टन की बुक है ना। ये किसकी बुक है? हमारे डेविड ईस्टन की ही बुक है। जो नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट है ना बच्चों, ये कार्ल डच की बुक है, नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर ना गलत टिक कर रखा है, तो ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ये जो सिस्टम एनालिसिस अगर आप देखोगे, आई डोंट नो, पता नहीं मुझसे कैसे गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, और ये किसकी है? ये कार्ल डच की है, याद रखना। कार्ल डच ने क्या दिया था? कम्युनिकेशन थ्योरी बताई थी, किसमें? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में वो कम्युनिकेशन थ्योरी बताते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। उसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट इज गुजराल डॉक्ट्रिन? तो गुजराल डॉक्ट्रिन क्या थी? देखो कब की थी? 1996 की थी, है ना। 1996 की आपकी गुजराल डॉक्ट्रिन थी।
और यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, वन साइड कंसेशन दिया गया था, इंडिया के स्मॉल नेबर्स को कन्फ्रंट किया गया था, इंडियाज नेबर विथ फोर्स यूजिंग कोरेसिव डिप्लोमेसी अगेंस्ट इंडियाज नेबर्स या नन ऑफ द अबव। हिंदी देख लो, भारत के छोटे पड़ोसियों को एक तरफा रियायत देना, बल के साथ पड़ोसी का सामना करना, पड़ोसियों के खिलाफ जबरदस्त कूटनीति का उपयोग करना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गिविंग वन साइडेड कंसेशन टू इंडिया स्मॉल नेबर्स। तो गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 की है बच्चों। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम अपने पड़ोसी देश हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, है ना, श्रीलंका हो गया, तो इन देशों को एक तरफा रियायत देंगे। यानी एक तरफा रियायत का मतलब होता है कि हम उनसे बदले में कुछ नहीं चाहेंगे कि आगे चल के कि वो भी हमारे लिए कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं चाहना। यानी वन साइडेड कंसेशन देना, हमें कभी इस चीज का वो नहीं रखना कि हाँ वो भी हमारे लिए कुछ करें। बात समझ आई? तो ये गुजराल डॉक्ट्रिन है। चलो, न्यू मार्क्सिस्ट जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो इक्वलिटेरियन प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस, हिरार्कियल प्रोसेस या नन ऑफ द अबव। जो नव मार्क्सवादी आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे देखते हैं, समतावादी प्रक्रिया के तौर पे, विकास की प्रक्रिया के तौर पे, पदानुक्रमित प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं, तो वो हिरार्कियल प्रोसेस के तौर पे देखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। कौन सी एम.एन. रॉय ने नहीं लिखी, तो आप देखोगे यहाँ पर इंडिया इन ट्रांजिशन, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन या ह्यूमन साइकिल। बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है आपको, द ह्यूमन साइकिल एम.एन. रॉय ने नहीं लिखी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये किसकी बुक है, ये द ह्यूमन साइकिल बुक है अरबिंदो घोष की। किसकी बुक है? अरबिंदो घोष, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऑथर आप लोगों को होमवर्क में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। मन में लड्डू फूटा क्योंकि आपको ये बुक का पता है। चलो जल्दी से फटाफट फिर कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। आशुतोष वार्ष्णेय है क्या, अतुल कोहली है, पार्थ चटर्जी है या रॉब जेनकिंस है? सो डेली प्लस क्लासेस अभी होंगी 1 तारीख से, स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पे चल रही हैं। डिटेल कोर्स आप लोग यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस पर अभी ये खत्म हो चुके हैं, स्पेशल क्लासेस 4 PM हो रही हैं, ठीक है, आप इसके लिए आ सकते हैं। और अभी जो आप लोग क्या कर सकते हो, अनअकैडमी पे ना एक ऑफर है, तो मेगा ऑफर चल रहा है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 मंथ का बिल्कुल फ्री मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पर क्या है, आप लोगों को 30 सितंबर तक, यानी ही सिर्फ आज तक, आज 12 बजे से पहले पहले आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल का, तो ये तो आपको मिलेगा 2 महीने का बिल्कुल फ्री। अब आप सोच रहे होगे कितने का पड़ेगा, उससे पहले देखो ये मैं बता देती हूँ कितने का पड़ेगा पहले, है ना, फिर मैं आपको क्लासेस का बताती हूँ। तो ये जो पड़ेगा आप लोगों को, जैसे 12 महीने का 14,500 का है ना, तो ये आप लोगों को पड़ जाएगा 12,000 समथिंग का। 12,000 समथिंग का कब पड़ेगा, जब मीनाक्षी लाइव यूज करोगे तब, ठीक है, मीनाक्षी लाइव यूज करना। और इसके साथ साथ मैं आपको अपने कोर्स बता दूं, मेरा जो है आज जो है सिर्फ एक क्लास है, ठीक है, और वो क्लास है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो लेना मत भूलना, ठीक है। उसके अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, यूज करिएगा मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।